हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की सेशन में मैं लेकर आई हूँ 3 थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज एक साथ, दैट इज थॉर्नडाइक, स्किनर एंड पेवलोव। इन तीनों की थ्योरीज, अगर आपने ये तीनों थ्योरीज ये सेशन में प्रॉपर अच्छे से कर ली तो समझ लीजिए 5 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि लर्निंग की थ्योरीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो ये तीनों थ्योरीज हम आज इसी सेशन में विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसमें मिस ना हो। सो देखिए, थॉर्नडाइक, स्किनर एंड पेवलोव इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सब हम इस सेशन में देखेंगे। तो ओवरव्यू एक आप देख लीजिए। थॉर्नडाइक के जो एक्सपेरिमेंट का नाम है, थ्योरी का नाम है, उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? एक भूखी बिल्ली पर, यानी कि एक हंग्री कैट पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या था इनकी? एक हंग्री कैट। ठीक है, उसके बाद जो बी एफ स्किनर हैं उनकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कह देते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर, और इनका एक अलग खुद का स्किनर बॉक्स, जो कहते हैं कि छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ एक चूहा जा सकता है या फिर एक पिजन जा सकता है। ठीक है, तो उतना सा इनका एक एक्सपेरिमेंट का बॉक्स था। उस पर इनका एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो था रैट पर। देन है पेवलोव, इनकी कंडीशनिंग को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है। और इनका सब्जेक्ट क्या था, किस पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था? इन्होंने किया था डॉग पर एक्सपेरिमेंट। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स, तीनों थ्योरीज हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी पर, दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी है? ई एल थॉर्नडाइक ने। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो थ्योरी दी है ना इन्होंने, ट्रायल एंड एरर, कंप्लीट इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी के बेस पर है कि ट्रायल करते हैं, उसमें एरर जनरेट होती है, फिर हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, फिर एरर जनरेट होती है। लेकिन ये प्रोसेस करते करते कोई एक ट्रायल ऐसा होता है जब एरर जनरेट नहीं होती, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक बार उसको सॉल्व किया, आप गलत कंक्लूजन पर पहुंच गए, फिर आपने सॉल्व किया, फिर आपका कंक्लूजन सही नहीं आया, लेकिन फाइनली कुछ अटेम्प्ट्स के बाद आपने कुछ डिफरेंट मेथड और ट्राई किया तो आपका जो आंसर था वो करेक्ट आ गया। तो वो आपका ट्रायल जो था वो क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। तो आपका वो जो रिस्पॉन्स था उसके रिलेटेड, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट किया उसके रिलेटेड, यानी कि आपने जो एफर्ट्स की, ठीक है, उस आंसर तक पहुंचने के लिए या फिर उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो वो आपका क्या था? सक्सेसफुल ट्रायल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, बेसिकली इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है कैट पर। कैट को इन्होंने एक केज में बंद कर दिया, एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके केज के बाहर इन्होंने रख दिया एक बाउल में फिश। तो कैट उस फिश को खाना चाहती थी, लेकिन केज था बंद, सिर्फ उसमें एक लिवर लगा हुआ था। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक लिवर लगा हुआ था। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब कैट क्या एक्शन करती है, क्या रिस्पॉन्स देती है, क्या स्टिमुलस है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इनके एक्सपेरिमेंट में जो भी थॉर्नडाइक ने दिया है वो है SR, इसको मॉडल भी कह सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कि कोई भी काम करने की आपकी कितनी ज़्यादा तीव्रता है या फिर कितनी ज़्यादा इच्छा है, कितनी ज़्यादा आप ईगर हैं उस चीज़ को करने के लिए या फिर उस चीज़ को पाने के लिए, उसके बेसिस पर आपकी रिस्पॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो कैट है केज में बंद है, वो भूखी है बहुत टाइम से या फिर कुछ दिनों से कह लीजिए, तो उसका स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? फिश, क्योंकि वो उस फिश को खाना चाहती है, उसको सामने नज़र आ रही है फिश, लेकिन वो पजल बॉक्स में बंद है। तो वो काफ़ी सारे हाथ पैर इधर उधर मारती है, जो उसका विजिबिलिटी एरिया है जहाँ से उसको फिश नज़र आ रही है वहाँ पे भी अपने नाखून लगाती है कि मैं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। यानी कि वो कितने सारे ट्रायल्स करती है कि वो बाहर निकल आए। मल्टीपल ऑफ ट्रायल्स के बाद मल्टीपल ऑफ रिस्पॉन्स क्या करती है? वो एफर्ट्स टू गेट आउट ऑफ पजल बॉक्स, एफर्ट्स लगाती है ना, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है स्टिमुलस के प्रति, कि वो एफर्ट्स करती है ताकि वो पजल बॉक्स से बाहर आए और वो फिश को खा ले। क्योंकि वो कैट क्या है, वो बिल्ली क्या है, बहुत टाइम से भूखी है, तो उसको भूख लगी है, सामने मछली दिख रही है, पकवान दिख रहा है, तो वो उसको खाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रही। तो इतने सारे ट्रायल्स करते करते एक फाइनल ट्रायल उसका ऐसा गया कि जो ये रेड वाला लिवर है उसने वो लिवर प्रेस कर दिया। उसको नहीं पता, उसने नोइंगली नहीं किया, तो उसने वो लिवर को प्रेस कर दिया और जो केज का डोर है, ठीक है, स्ट्रिंग्स घूमी और केज का डोर ओपन हो गया और कैट ने वो फिश खा ली। फिर से थॉर्नडाइक ने क्या किया, कैट को फिर से केज में बंद कर दिया। समझ लीजिए पहले 100 अगर अटेम्प्ट्स में उसने वो फिश खाई है, ठीक है, 100 अटेम्प्ट्स के बाद उसका वो एक अटेम्प्ट आया जब उसने लिवर को प्रेस किया, फिर वो बाहर निकली, तो उसको फील होगा कि मैंने यहाँ पे इस एरिया में कहीं कुछ किया था तो शायद वो डोर खुल गया। उसको नहीं पता कि मैंने लिवर को प्रेस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो अटेम्प्ट्स करेगी उसी एरिया के आसपास करेगी, उसी तरह के मूवमेंट्स करेगी जो उसने फर्स्ट टाइम की थी जब उसका केज ओपन हो गया था, ठीक है। तो समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम उसके 60 अटेम्प्ट्स के बाद वो एक ट्रायल फिर से आया जब उसका केज का दरवाज़ा खुल गया, उससे लिवर प्रेस हो गया। फिर उसको थोड़ा आइडिया होता है कि ये जो लिवर है यहाँ से कुछ ओपन होगा, तो उसके आसपास वो हाथ पैर मारने लगती है। तो फिर समझ लीजिए 30 ट्रायल्स के बाद या फिर कितने भी ट्रायल्स के बाद वो केज ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ की आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ़ फेलियर अटेम्प्ट्स कम होते हैं और सक्सेसिव रेट जो है वो बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ को करने का। तो ये क्या है, एक तो बंदे में पूरी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे वो चीज़ करनी है या मुझे वो चीज़ चाहिए। दूसरी क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे फिर भूल जाएंगे कि कहाँ पर सही रिस्पॉन्स मिल रहा था, ठीक है। तो इफेक्ट वहाँ पर क्या मिला, पॉजिटिव मिला कैट को। जब उसने लिवर को प्रेस कर दिया तो वो केज से बाहर आ गई और उसने फिश को खा लिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। तो थॉर्नडाइक ने इसमें कुछ लॉज दिए हैं, दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी लॉज एंड द अदर इज सेकेंडरी लॉज। सो देखिए लॉज ऑफ लर्निंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, फिर है सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग। तो बिल्कुल प्राइमेसी वाले लॉज हैं ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स आपकी इच्छा किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। पहले हम अगर कुछ करना चाहते तो हम उस चीज़ के लिए क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। आप रेडी हो उस चीज़ को करने के लिए, तभी उस प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल वो बिल्ली थी, ठीक है, भूखी बिल्ली थी, उसने फिश को खाना था, तो पहले उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, वरना वो बैठी रहेगी, फिश पड़ी है तो पड़ी रहे। जब तक वो खुद से उसके अंदर से इच्छा नहीं जागती है, ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए, तब तक कैसे कोई काम होगा, ठीक है, कैसे लर्निंग होगी जब तक बच्चे की खुद की इच्छा नहीं होगी। तो यही सारे लॉज देखिए इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैट पर दिखाया है, लेकिन और भी थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये एक्चुअल एजुकेशन पर इंप्लीमेंट होती हैं चीज़ें कि अगर कोई भी बच्चा जो है रेडीनेस नहीं है, वो रेडी नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, या फिर उसके अंदर उस चीज़ को करने की इच्छा नहीं है, तो वो अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब इच्छा तो होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन अगर आप उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी जो टीचिंग कोर्स है, चाहे वो बीएड है, डीएलएड है, ठीक है, ईटी है, ठीक है, आपने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने 2 साल का गैप डाल दिया, बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए उस चीज़ के साथ, यानी कि आपने उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं किया, भले ही आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुके हो अपने टाइम के, ठीक है। तो 2 साल का ये जो गैप है ना, इसने आपकी उस चीज़ की प्रैक्टिस छुड़ा दी। आपने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके माइंड में से सब कुछ क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। पूरा अच्छे से फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको वो रीगेन होगा, या फिर समझ लीजिए नए सिरे से लर्निंग होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स उस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके पॉजिटिव एफर्ट्स जो है, पॉजिटिव टूवर्ड्स द रिस्पॉन्स, आपका जो भी गोल है, जो एम है आपका उस चीज़ को करने का, उस चीज़ के पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल आप सीटेट का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, सीटेट का पेपर दे रहे हैं या फिर पीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले रेडीनेस होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में चले गए और फिर हम सोचे कि हम भैया पास हो जाएं, बिना पढ़े कैसे हो जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी ज़रूर काम कर सकती है, लक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करके करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, पहले आप खुद प्रिपेयर होने चाहिए अंदर से कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है। हमने CDKP क्लासेस लगानी है, सारे MCQs, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये रेडीनेस है आप लोगों की। मेरी रेडीनेस क्या है कि मैंने एक एक टॉपिक आपको करवाना ही करवाना है। उसके बाद एक्सरसाइज क्या होती है,
कि जब कोई टॉपिक मैं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए लेकर आती हूँ तो एक बार पॉइंट्स जो हेडिंग्स होती हैं कि ये हेडिंग ये टॉपिक के अंदर पढ़ानी है, ये मिस ना हो जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइज यानी कि आप उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार उस चीज़ को स्टडी करेंगे। एक बार आप पढ़ ली, एक पेपर के टाइम में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, किसी चीज़ का कितना प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ लेकर जा रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव की तरफ लेकर जा रही है तो आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है। उस चीज़ को छोड़ेंगे ना। एक्सरसाइज में भी देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है यूज़, एक होती है डिसयूज़। एक्सरसाइज में जो चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल आप सीडीपी आपकी फेवरेट बन गई है, ठीक है, सीडीपी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो सीटेट का पेपर है उसमें और भी तो सेक्शंस हैं, मैथमेटिक्स है, ठीक है, आपका साइंस है या फिर एसएसटी है, इंग्लिश है, आपकी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप सिर्फ सीडीपी को पढ़ते रहेंगे, इसमें तो आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बाकी सेक्शंस कहाँ गए, उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि वो चीज़ आपकी हो गई डिसयूज, जिसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये चीज़। उसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट की कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है वो सेशन या फिर वो चीज़, वो आपके एफर्ट्स, आपका रिस्पॉन्स जो आप कर रहे हैं अपने स्टिमुलस को अचीव करने के लिए। यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, ठीक है, हम ये सीडीपी की क्लासेस लगा रहे हैं, स्टिमुलस क्या है, हमें किस चीज़ की भूख है यहाँ पर, कि हमारा सीटेट का पेपर है, पीटेट का पेपर है, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का टेट का एग्ज़ाम है, ये हमारा अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर जाएं विद गुड मार्क्स। सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं, 90 से अबव लेना नहीं, लेकिन 110 प्लस मिनिमम हम इतना स्कोर कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ की यहाँ पर हमें भूख है कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, ये स्टिमुलस है। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि हम ये थ्योरीज अच्छे से पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी पॉइंट इसमें छूट ना जाए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ये तो थे प्राइमरी लॉज। अब हम देखते हैं सब ऑर्डिनेट या फिर सेकेंडरी लॉज क्या है। सबसे पहले है मल्टीपल रिस्पॉन्स। जैसे आपने देखा बिल्ली ने सबसे पहले 100 रिस्पॉन्स दिए, लेकिन एक रिस्पॉन्स था जो उसको पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेकर गया, ठीक है। उसी तरह हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो काफ़ी सारे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे तभी तो रिस्पॉन्स आएगा ना। मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि मल्टीपल एफर्ट्स करते हैं किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं तब जाकर हमें कोई एक रिस्पॉन्स या फिर कुछ रिस्पॉन्सेज मिलते हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ खींच कर लेकर जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ जाने के लिए, करेक्ट रिजल्ट की तरफ या फिर करेक्ट आउटपुट की तरफ जाने के लिए हमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ये थ्योरी आपने बुक में पढ़ी, आपको नहीं समझ में आई, आपने ये सेशन देखा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। इट मीन्स आपने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज किए, पहले आपने बुक में से पढ़ी या फिर अपने किसी फ्रेंड से समझी, टीचर से समझी, आपको नहीं समझ में आई, आपने यूट्यूब पर कोई भी ऐसा सेशन देखा जहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई, तो ये आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स में से ये एक रिस्पॉन्स ऐसा रहा जहाँ पर आपका गोल क्या है, फुलफिल हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं। देन इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी से मतलब क्या है कि आपने पहले से कुछ सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्कुल डिफरेंट सी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में आपने किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, फिर डिबेट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको टॉपिक जो है ऑन द स्पॉट दिया उन्होंने, तो उनका टॉपिक आ गया फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक आपको मिल गया पहले, तो आपने उस पर प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी। फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब आप कॉलेज में गए तो आपको इंस्टेंट टॉपिक फिर से वही मिल गया। इट मीन्स इस चीज़ की लर्निंग आपकी पहले से हुई पड़ी है, तो आपने वही सारा मटेरियल अपने माइंड में रिकॉल किया और यहाँ पे डिबेट में उसको यूज़ किया। तो ये क्या है, एनालॉगी। जो चीज़ आपको पहले से पता है उसको आपने फिर से यूज़ किया। क्लियर हो गई ये चीज़। देन इज सेट और एटीट्यूड। लॉ ऑफ सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब देखिए किसी चीज़ को करने का आपका एटीट्यूड किस तरह से है। एटीट्यूड या तो आपका पॉजिटिव होगा या होगा नेगेटिव। अगर देखिए कोई चीज़ आप लर्न करना चाहते हैं लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली लर्न करवाना चाहता है या फिर
समझ लीजिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव है उस चीज़ की तरफ, रीज़न बीइंग एनीथिंग, तो क्या आप वो चीज़ अच्छे से लर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है उस चीज़ को करने का, ठीक है। तो उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग किस तरह से होगी। देन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि देखिए, एनालॉगी और एसोसिएटिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एनालॉगी क्या है कि प्रीवियस आपको कुछ पता था उसको आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन एसोसिएट में क्या होता है, एसोसिएट करना, जो ये वर्ड है वही इसका मीनिंग है कि प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़कर उसको फर्दर यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 3 लॉज पहले से पढ़े हुए थे, सेकेंडरी लॉज आपने आज के सेशन में देखे, तो आपने इनको क्या किया, एसोसिएट कर दिया कि प्राइमरी लॉज ये थे, सेकेंडरी लॉज ये हैं, तो इनको एसोसिएट करके आप एक नई आपके माइंड में स्कीमा जनरेट हो गया या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी जो लर्निंग का आउटकम है। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव। देन इज प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स कह लीजिए या फिर इसको पार्शियल एक्टिविटी कह लीजिए या फिर आप इसको डिस्पोजिशन कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको लर्न करवाई जाती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दे, या तो थोड़ा थोड़ा करके करवाएं, या फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब सारी चीज़ तो काम की नहीं होती है ना। हम कॉलेज में भी हमें कुछ टॉपिक्स कटवा देते हैं बुक में, सारा सिलेबस नहीं करते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स हम करते रहते हैं। तो वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पार्ट्स में लर्निंग करनी ईजी रहती है। ये चीज़ क्लियर हुई? बस यही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। तो ये लॉज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो इसकी सोशल लर्निंग थ्योरी थी ना थॉर्नडाइक की, तो वहाँ पर हम ये लॉज भी कर चुके हैं। तो इसमें सेकेंडरी लॉज आपके फर्दर क्या हो गए, एसोसिएट हो गए आपके मेमोरी में यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय B.F. स्किनर। देखिए, इस थ्योरी का अनदर नेम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो ये थ्योरी किसने दी है, B.F. स्किनर ने। और इनकी थ्योरी का जो मेन चीज़ है कि ये बिलीव करते हैं मेथड्स ऑफ गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, ताकि बिहेवियर में बच्चों के चेंजेस आ सकें। जो अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, जो अच्छा एक्शन करते हैं, उनको रिवॉर्ड देना, उनको मोटिवेट करना कि वो एक्शन को रिपीट करें, दोबारा से करें, ठीक है। जब हम बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं या फिर बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अच्छा डांस करता है, कुछ भी ऐसा करता है जो अप्रेजल चाहता हो, ठीक है, तो उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, कुछ अच्छी हम कह सकते हैं उनके बारे में अच्छा बोलते हैं क्लास में, या फिर उनको चीयर अप करते हैं, क्लैपिंग करते हैं बच्चे के लिए, या फिर रिवॉर्ड देना सिर्फ कोई हाथ में प्राइज़ पकड़ाना नहीं होता, क्लास में क्लैपिंग करवाना, बच्चे को सामने खड़ा करके उसके बारे में अच्छा बोलना, दैट इज़ ऑल्सो रिवॉर्ड। तो अगर कोई बच्चा बुरा काम करता है या फिर किसी के मार्क्स कम आते हैं, कोई होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आया है, तो वो क्या होता है कि उसको इस हद की पनिशमेंट देना कि आगे से वो चीज़ रिपीट ना करे, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर रिपीट ना करे, ठीक है। तो ये क्या है, स्किनर की थ्योरी का मेन फंडा है। इट यूजेस द मेथड्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए, जो B.F. स्किनर है ये भी थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ इफेक्ट है इन पर बिलीव करते हैं। तो इसी लॉ के बिहाफ पर 2 बहुत मेन पॉइंट्स है जो इस थ्योरी के अंदर हैं, दैट इज री-एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो हमने ये बात की है। अब बच्चे को री-एनफोर्समेंट किस तरह से मिलेगी, रिवॉर्ड्स के थ्रू। री-एनफोर्समेंट मीन्स कोई काम बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं, या फिर एग्ज़ाम में बच्चे के जब बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इसमें 90% लेकर आओ तो हम तुम्हें गिफ्ट दिलाएंगे या फिर साइकिल दिलाएंगे, टैब दिलाएंगे, है ना। तो वो क्या होता है, री-इन्फोर्समेंट, कि बच्चे को कुछ करने के प्रति और ज़्यादा मोटिवेट करना, री-इन्फोर्स करना, ताकि बच्चा डबल फोकस के साथ, डबल अपनी कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ की तरफ बढ़े, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या होता है कि बच्चा जब अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है या फिर जो उसकी आउटपुट है वो सही नहीं है या फिर बिहेवियर सही नहीं है, तो बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ बढ़ पाए। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अब री-इन्फोर्समेंट में मॉडिफिकेशन किस तरह से होते हैं कि जो बिहेवियर बच्चा एग्जिबिट कर रहा है उससे और बेहतर हो पाए, और पनिशमेंट में क्या होता है कि जो गलत बिहेवियर शो कर रहा है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़े, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ शिफ्ट हो।
ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब री इन्फोर्समेंट में फर्दर दो तरह की री इन्फोर्समेंट होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड देन इज नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। अब देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ चाहता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिल गया, बच्चा वो चीज़ डिज़ायर कर रहा था, ठीक है, डिज़ायर, बच्चे ने जो चीज़ चाही उसको वो रिवॉर्ड मिल गया, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव क्या होता है कि बच्चा जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो एक टाइम पर उसने शो किया, उसके बाद उसने वो बिहेवियर शो करना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट नेगेटिव क्या होगी कि बच्चे के पास फॉर एग्जांपल उसको आपने फ़ोन दिया हुआ था, फ़ोन उससे टेम्परेरीली छीन लिया कि अब तुम्हारे इस बार पेपर में मार्क्स कम आए हैं तो फाइनल में तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, फिर आपको ये हम वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, जो बच्चा नहीं चाहता है, ठीक है। बच्चा तो नहीं चाहता कि हमसे फ़ोन छीना जाए, तो ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए हम बच्चे से कुछ चीज़ छीन लेते हैं या फिर होल्ड पर रख लेते हैं, ये इसके एग्जांपल है। फिर उसको वापस रिपीट, जब बच्चा वो बिहेवियर रिपीट करता है जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी कि मार्क्स अच्छे ले आए या फिर कोई वो मिस्टेक्स कर रहा है वो नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है कि हम उसको वो चीज़ उसकी जो है लौटा देते हैं। तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बच्चे ने डिज़ायर नहीं की होती, अनडिज़ायर्ड होती है ये बच्चे की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट कब मिलती है, जब हम किसी बिहेवियर को रोकना चाहते हैं। री इन्फोर्समेंट कब होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर बच्चे का रिपीट हो। लेकिन पनिशमेंट कब मिलती है, जब किसी बच्चे का कोई बिहेवियर हम रोकना चाहते हैं, ठीक है, तब पनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पनिशमेंट कब होती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, ठीक है, होमवर्क बच्चे ने नहीं किया तो टीचर ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, उसको पनिश कर दिया, ये क्या हुई, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। बच्चा ये तो नहीं चाहेगा कि उसको होमवर्क और ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा होमवर्क देने का मतलब है कि आगे से वो ध्यान रखेगा, ये पनिशमेंट मिल गई उसको कि अगर होमवर्क नहीं करके आओगे, 1 पेज दिया था तो 5 पेज लिख कर लेकर आने हैं, ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट थोड़ी हम कह देते हैं हार्श पनिशमेंट या फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। कोई बच्चा ज़्यादा ही अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स कम आना वो कोई और बात है, लेकिन फेल हो जाना वो क्या है, तब बच्चे को नेगेटिव पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चे का कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है या फिर सारा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो बच्चों से फ़ोन परमानेंटली छीन लेना कि अब आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, अब आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे से परमानेंटली फ़ोन छीन लेना काफ़ी देर तक, तो वहाँ पर नेगेटिव पनिशमेंट होती है ये, ठीक है। लेकिन ये चीज़ को मोटिवेट किया जाना चाहिए, पनिशमेंट को कम करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसे ही सिचुएशंस है जहाँ पे पनिशमेंट देनी ज़रूरी है वो बात अलग है, लेकिन री इन्फोर्समेंट क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है, पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए। री इन्फोर्समेंट से ही बच्चे की इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बस यही थ्योरी है स्किनर की, इस चीज़ का आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसने जो एक्सपेरिमेंट किया है रैट पर, अब एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। रैट को एक इसने स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर एक लिवर था, अगर वो रैट उस लिवर को प्रेस करता तो उसको फूड मिल जाता था, लेकिन वहाँ पे अगर रेड बटन को प्रेस करता तो उसको हल्का सा करंट लगता था, ठीक है, माइल्ड करंट लगता था। तो ये चीज़, लेकिन रैट को तो नहीं पता था कि अगर मैं लिवर प्रेस करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा या फिर अगर रेड बटन प्रेस कर दिया तो मुझे करंट लगेगा। लेकिन जब वो एक्शन रिपीट करता गया, बार बार रिपीट करता गया, तो उसको पता लग गया कि अगर मैंने ये लिवर प्रेस किया था तो मुझे खाना मिला था, लेकिन अगर मैंने रेड बटन प्रेस कर दिया तो मुझे हल्का सा करंट लगा है। तो वो एक्शन रिपीट करेगा जिससे उसको खाना मिला है, और वो एक्शन वो स्टॉप करेगा जिससे उसको करंट लगा था। तो यही है फंडा री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का। तो एक्सपेरिमेंट मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर करवाना चाहती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, गिवन बाय पावलोव। अब देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय पावलोव, और इनका सब्जेक्ट क्या था, एक डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि एक डॉग है, ठीक है। कंडीशनिंग यहाँ पर लगाई जाती है कि पहले वो देखते हैं कि जब डॉग को उन्होंने फूड दिखाया, ठीक है, तो डॉग ने क्या किया, सलाइवेशन हुई, यानी कि लार टपकाई, ठीक है, जब उसको फूड दिखाया गया। इसको कहते हैं हम बिफोर कंडीशनिंग, कोई अभी कंडीशनिंग नहीं लगाई, सिर्फ खाना दिखाया तो डॉग ने, कुत्ते ने क्या किया, अपनी लार टपकाई, यानी कि सलाइवेशन
हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बेल बजाई तो नो रिस्पॉन्स, कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि बेल क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। डॉग सलाइवेशन कब करता है, जब उसको फूड दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये है बिफोर कंडीशनिंग का सीन। 3 स्टेजेस हैं समझ लीजिए इसमें। स्टेज 1 है जहाँ पर कंडीशनिंग अभी नहीं की, कुत्ते को खाना दिखाया तो उसने सलाइवेशन की, जब उसके सामने बेल बजाई गई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इट मीन्स ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। उसके बाद क्या किया गया, कंडीशनिंग की गई, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि बेल बजाई, साथ के साथ उसको खाना दिया। बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ही ये होता है कि आप एक्शंस को इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट करें कि हम उन दोनों चीज़ों को एक साथ रिलेट करके समझें। जैसे यहाँ पे क्या था कि बेल बजाई, साथ के साथ उसको खाना दे दिया, तो यहाँ पे डॉग ने क्या किया, सलाइवेशन की, तो यहाँ पर जो बेल है उसके साथ के साथ फूड दे दिया। इट मीन्स यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग हुई है कि बेल बजाने के बाद कुछ ही सेकंड्स का डिफरेंस भी नहीं डाला, साथ के साथ फूड दे दिया। तो डॉग को यहाँ पर क्या लगा कि जब बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो उसने सलाइवेशन किया। अब आफ्टर कंडीशनिंग जब ये चीज़ रिपीट हुई तो उसने क्या किया, जब बेल बजी उसको खाना नहीं दिखाया, सिर्फ बेल बजते ही डॉग ने सलाइवेशन की, क्योंकि उसको पता था कि बेल बजते सार मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेल को क्या बोलेंगे, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस और सलाइवेशन, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स दिया है ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर डॉग कंडीशनड हो चुका है कि जब बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। मैं एग्जांपल आपको स्कूल के बच्चों की भी दे देती हूँ। जब रिसेस टाइम होता है ना, बच्चों का भी तो रिसेस टाइम होता है, तो बेल बजती है ज़ोर से, तो बच्चे क्या है, कंडीशनड हो चुके हैं वहाँ पर कि जब बेल बजेगी हम खाना खाएंगे, तो उन्हें तभी भूख लगने लग जाती है। जैसे ही बेल बजती है ना, तो वो वेट ही नहीं कर पाते कि हम अपना टिफ़िन कब खोलें और कब खाएं। ऐसे तो नहीं है कि उनके टिफ़िन उनके सामने लाकर रख दिए जाते हैं। बच्चों को पता होता है कि हमारा ब्रेक टाइम हो गया, ब्रेक की बेल बजी है, तो फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं टिफ़िन की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग का सीन है। उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है कि बेल बजाई, साथ के साथ खाना दिया, तो डॉग ने सलाइवेशन किया। देन आफ्टर कंडीशनिंग बेल बजाई तो सलाइवेशन हुआ। इसी तरह से लर्निंग में भी क्या होता है कि हम बच्चों को कंडीशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एप्लीकेबल है एक्चुअल लर्निंग सिचुएशंस में भी। तो फ्रेंड्स ये थी पेवलॉव की थ्योरी। बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है, सिर्फ हमारी जो थॉर्नडाइक की थी उसमें लॉस थे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी छोटी थ्योरीज हैं। लेकिन यही थ्योरीज आपकी बहुत स्कोरिंग हैं, पूरे 5 नंबर आपको ये दिलाने वाली हैं। अब हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, और इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question number 2, which type of response must be paired with neutral or conditioned stimulus in order for it to be considered classical conditioning? So देखिए, जब स्टिमुलस जो है वो कंडीशनड होगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो भी कंडीशनड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो हमें पता है 3 लर्निंग के लॉज दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सो ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज कम अंडर द प्राइमरी लॉ ऑफ। द देखिए, प्राइमरी लॉ में ऐसा कौन सा लॉ था जिसमें हमने लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को डिस्कस किया था, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे वो यूज बन जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो डिसयूज बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज, कौन सी कंडीशनिंग थ्योरी है ये लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये दी थी स्किनर ने, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पर परफॉर्म किया था थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट, उसने परफॉर्म किया था भूखी बिल्ली पर, यानी कि ऑप्शन बी कैट इज द करेक्ट आंसर हेयर। Which one of the following is a subordinate law regarding the learning process as proposed by Thorndike? तो subordinate laws कौन से हैं? हमने 5 subordinate laws डिस्कस किए थे, जिसमें से एक है law of associative shifting, ठीक है। तो ऊपर वाले जो 3 दिए हैं ये तीनों तो प्राइमरी लॉज हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theory is also known as theory of reinforcement?
अब देखिए स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने डिस्कस किया था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का फंडा था उसमें री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट्स का। सो इसका आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन फॉलोइंग। तो देखिए हमने जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है वो है रैट्स पर, लेकिन स्किनर ने अपनी जो स्टडी है ये पिजन्स पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दैट इज बोथ ए एंड बी, rats and pigeons. Now moving on to the next question and the final question of this series. Reinforcements dash a target behavior whereas punishment dash a target behavior. तो reinforcement से क्या होता है, enhance होता है ना behavior किसी भी target का, it means increase आएगा यहाँ पर, और punishment किसी behavior को decrease करती है। So option 2 इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन भी कंप्लीट होता है, तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।